नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। इसके पहले कि आज हम बहस शुरू करें, पहले आपको दिखाते हैं देश का जनसंख्या मीटर। आप ये जनसंख्या मीटर देखिए, जो कि मैं बहस के पहले आपको दिखा रहा हूं। 1,37,6,03,388 हमारी जनसंख्या अभी है। और आपसे मैं इसी मीटर पर जाते जाते जब मैं बहस खत्म करूंगा तो भी दिखाऊंगा कि आखिर हमारी जनसंख्या का सेंसेक्स कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आप भी नोट कर लीजिए और मैंने भी नोट किया हमारी जनसंख्या का मीटर। आप भी देख लें कि आखिर हमारे देश की आबादी कैसे एटम बम की तरह बनी हुई है और हमारी आजादी के बाद आबादी हमको किस तरह गुलामी में जकड़ी हुई है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा था कि अब समस्याओं को न टालते हैं और न पालने का वक्त नहीं। इसी के साथ उन्होंने देश की सबसे गंभीर समस्या बढ़ती आबादी का सवाल भी उठाया था। और आज शिवसेना नेता संजय राउत ने कह दिया कि सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेगी, जिसके बाद इन दिनों मुद्दों पर विरोध की आवाज भी उठने लगी है। और विरोध इस बार धर्म के नाम पर हो रहा है। सवाल है कि क्या आबादी पर नियंत्रण जरूरी है? जरूरी नहीं। सवाल है कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए। इन सवालों पर बहस में आज कई चेहरे बेनकाब होंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड। इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को साकार किया। मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून भी लागू करने वाली है? ये सवाल शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से खड़े हुए हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ऐसा होने वाला है। इस देश में लगभग समान नागरिक कानून की शुरुआत हो गई है। अब दो कानून नहीं चलेंगे देश में। अब समान नागरिक कानून बनाना एक औपचारिकता रह गई है। मैं मानता हूं 370 और ट्रिपल तलाक विरोधी कानून बनने के बाद मुझे लगता है ये कानून की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही इस देश में समान नागरिक कानून भी लागू हो जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा कर रखा है। देश में सालों से इसकी मांग होती आ रही है, मगर कुछ खास तबकों के विरोध के चलते किसी ने इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। समान नागरिक संहिता यानी हर कानून देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा होगा। फिलहाल धर्म, संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने से जुड़े अलग अलग धर्मावलंबियों के चलते अलग कानून है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों के लिए अलग सिविल कानून है। कानून का फर्क ऐसे समझिए कि एक शादीशुदा हिंदू के लिए पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध है, मगर कोई मुस्लिम एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। मुस्लिमों में 3 तलाक भी ऐसा ही मुद्दा था, जिसे मोदी सरकार खत्म कर चुकी है। हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। 3 तलाक के बाद जिस तरह से पीएम मोदी ने लाल किले से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई, उससे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी धीरे धीरे एक देश एक कानून की राह में आने वाली अड़चनों को पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी
स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी है। अभी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बात नहीं हुई है, मगर जब भी होगी उसका विरोध तय है। ठीक उसी तरह जैसे अभी से समान नागरिक संहिता पर भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। देखिए, उनका मकसद मुस्लिम महिलाओं को फायदा पहुंचाना नहीं है, उनका मकसद मुस्लिम लोगों को परेशान करना है। क्या अकेला 3 तलाक इस देश के अंदर मुद्दा रह गया है? मुस्लिम लड़के बेरोजगार हैं, मुस्लिम लड़के कोई एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, पूरा देश के अंदर रोजगार का बड़ा मसला है, देश के अंदर महंगाई का बड़ा मसला है, देश के अंदर इंटॉलरेंस एक बड़ा मसला है। मोदी जी को ये सब नजर नहीं आता, सिर्फ 3 तलाक नजर आ रहा है। उन्हें चाहिए जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर बात करें और उस पर तवज्जो दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मामला यही है कि जब तमाम कम्युनिटीज वगैरह इसके ऊपर तैयार होंगी, क्योंकि जो इंडिया का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हर आदमी को अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अमल करने की बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। मगर प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि अब न तो समस्याओं को टालने का वक्त है न पालने का। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार अब समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने इरादे को भी पूरा करके दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नए भारत की सोच, छोटा परिवार, सुखी परिवार, देशभक्त परिवार, यही प्रगतिशील राष्ट्रवाद का नारा और सुझाव कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिया। जी हां, इस देश में अगस्त में अगर हम कहें तो इस बार जो हमें दिखाई देता है, अगस्त में कानून की नई क्रांति दिखाई देती है। पहले 370 खत्म, 35A खत्म, राम मंदिर अदालत में, और अब बात करें तो बात अगर आ रही है ट्रिपल तलाक खत्म। अब बात आ रही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार कुछ गहरे से सोच रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी सरकार के विचार और संकेत साफ दिखाई देते हैं। एक देश, एक निशान, एक विधान, एक चुनाव, एक टैक्स और अब एक कानून। इसी बात को लेकर देश में मच गया है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल मेरे साथ। देश का सवाल में इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल है, और उस पैनल में मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, मेरे साथ शहजाद पूनावाला जो कि अपने आप में राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बात वो थोड़ी क्या करते हैं आप लोग सुनते समझते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय, आपके नेता सचिन भल्ला, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब, और मेरे साथ मसूद हाशमी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के जाने माने चेहरे और जो संघ को काफी करीब से समझते हैं, ऐसे प्रोफेसर संजीव तिवारी। सबसे पहला सवाल मनीषा कायंदे जी आपसे, आखिर संजय राउत जी को कहां से पता चला कि सरकार सोच रही है कि समान नागरिक कायदा को लेकर सरकार गंभीरता से जल्द कोई फैसला लेने वाली है? कुछ तकनीकी खराबी के कारण मनीषा कायंदे जी से बात नहीं हो पा रही है। मैं सीधे चलता हूं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। गोपाल जी, आखिर जनसंख्या नियंत्रण का सुझाव सियासत का मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, एक समुदाय विशेष को यह गवारा नहीं। नहीं, देखिए, जो जिसको गवारा नहीं है उसको जवाब देना चाहिए कि जो देश की समस्या है, अगर उसको उसका समाधान की तरफ अगर कोई प्रधानमंत्री बढ़ने की बात करते हैं तो उन्हें क्यों उस समाधान से उन्हें उससे रुकावट है, या क्यों उनसे उनका विचार भिन्न है, यह तो उस समुदाय को बताना चाहिए। पहली बात यह है कि जब पूरा देश इस बात को आज एक्सेप्ट कर रहा है कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है वह देश के लिए बहुत भयानक स्थिति पैदा करने की उसमें पोटेंशियल है। अगर आने वाले समय में संसाधनों का जिस तरह सीमित हमारे देश में सीमितता है, उसको अगर सही ढंग से हम उसको इस सारे को नहीं देखें तो हमारे लिए कितनी विकट समस्या हो जाएगी। और यह आज केवल भारत की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पे भी यह एक बहुत बड़ी समस्या
बन के उभर रही है। जी। तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, इसके पर वाइड स्प्रेड डिबेट होनी चाहिए और यह सभी के लिए एक तरीके से होगा। अगर देश के संसाधन हैं तो वह भी सभी समाज के लिए उनका बराबर से उस पर अधिकार है, उनको बराबर से उसके उपयोग के लिए जी हाँ, मसला बहुत महत्वपूर्ण है गोपाल जी। यहाँ बोलने के लिए सब उत्सुक और आतुर है। हार्दिक खान साहब, आबादी टाइम बॉम्ब की तरह है, आबादी टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। आबादी आप ये समझिए कि आरडीएक्स की तरह एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक समुदाय विशेष के लिए आप क्यों ऐसा इसका विरोध करने के लिए, आप ये देखिए कि ओवैसी सामने आ गए, शहजाद, इस तरह की बातें कर आप आखिर भारत को मजबूत भारत देखने में क्या परेशानी है आपको? देखिए, हमें तो इस देश को दुनिया की सुपर पावर देखने को पसंद करते हैं। हम मुसलमान इस देश के संविधान में, इस देश में आस्था रखते हैं, लेकिन ये जो इश्यूज आते हैं वो इसलिए आते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है। मैंने आप ध्यान से ये जनसंख्या मीटर भी देखिए, आप वो वोटर को अपना लुभाना है। 1 अरब 37 137 करोड़ 6,11,699 लोग जो दुनिया में आ चुके हैं, ये आए हैं, आते रहेंगे। रही बात कि हमें अरे इसी पे तो नियंत्रण करना है हार्दिक साहब, इसी पे नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के लिए आप कोशिश कीजिए, पूरी आपको आजादी है, मुल्क के कानून को आजादी है, मुल्क के संविधान को आजादी है, मुल्क की सरकार को आजादी है, लेकिन किसी एक विशेष आदमी के ऊपर, किसी विशेष समुदाय के ऊपर थोपना ये गलत बात। देखिए, प्रधानमंत्री का कहाँ है, प्रधानमंत्री ने कहा है, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही समुदाय को रोकना चाहिए। गोपाल जी, नहीं, मैं तो मनीष जी की बात पे कह रहा हूँ। मैं अपनी बात कर दूं जी। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? उन्होंने तो कानून का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपको खुद को करना है, और एक तरीके से उन्होंने नियंत्रण की नहीं, नियोजन की बात की। अब मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे दो कहने वाले भी लोग थे। चिदम्बरम साहब ने भी, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी तारीफ की। क्या चिदम्बरम कम्युनल है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? दूसरी बात, आपकी जबरन नसबंदी तो की नहीं जा रही है। इंदिरा गांधी सरकार में तो पकड़ पकड़ के नसबंदियां की गई, तो तब तो आपने कोई आवाज नहीं उठाई, तब आपको लगा नहीं। अब ओवैसी, एक सेकंड सुनिए, ओवैसी साहब इस गली से आए या उस गली से आए, वो हर विषय को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। डिमोनेटाइजेशन में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल दिया कि एटीएम मुस्लिम इलाके में नहीं है, तो वो उनकी बीमारी है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि कौन इसका विरोध कर रहा है। देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा। सब जानते हैं कि संसाधन सीमित है, हमारे पास पानी की कमी है, नौकरी की कमी है, इकोनॉमी और सारे संसाधन की कमी है, तो जनसंख्या नहीं बढ़ानी। विरोध वो करता है जो इसकी आड़ में सांस्कृतिक जिहाद करना चाहता है, सांस्कृतिक जिहाद करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सांस्कृतिक जिहाद का। एक सेकंड आप रुकिए ना भैया, आप रुकिए, मुझे भल्ला जी रुकिए ना, आ रहे आपके साथ। अरे भल्ला जी, आपका भला होगा, आप थोड़ा सुन लीजिए। सचिन भल्ला, आप रुकिए, शहजाद को अपनी बात शहजाद को आप अपनी बात पूरी करने दें, शहजाद को अपनी बात पूरी करने दें। सचिन भल्ला, आप रुकिए। जनसंख्या और पैनल में भी जनसंख्या बढ़ जाए तो देखिए क्या हो जाता है। अब जनसंख्या का मैं आपको बताता हूं कौन विरोध कर रहा है। पाकिस्तान में एक समय था मनीष जी, जब वहां पे सचिन भल्ला, आप रुकिए। जनसंख्या और पैनल में भी जनसंख्या बढ़ जाए तो देखिए क्या हो जाता है। अब जनसंख्या का मैं आपको बताता हूं कौन विरोध कर रहा है। पाकिस्तान में एक समय था मनीष जी, जब वहां पे हिंदुओं की बहुत आबादी थी। मेरे दादा इस देश में क्यों रहे? हम लोगों ने ये नहीं देखा कि मुसलमान मुल्क है या हिंदू मुल्क है, हमने देखा कि ये सेक्युलर मुल्क बनेगा। अब जनसंख्या के चेंज होने का ये भी एक होता है कि सांस्कृतिक जिहाद हो जाता है। जैसे बंगाल में एक समय था कि वहां पे 70% हिंदू आबादी थी, अब वहां पे आबादी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो जो लोग एनआरसी का विरोध करते हैं, रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को अपना दामाद समझते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने एक याचिका भी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की है, क्या लगता है अश्विनी जी, जिस तरह से जेके सियासत में चश्मे में हिंदू मुसलमान करके देखना, ये अपने आप में आपको नहीं लगता? मनीष जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि 27 अगस्त को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सुनवाई है और 3 सितंबर को पॉपुलेशन कंट्रोल पे सुनवाई है। अगर जिसको कोई आपत्ति है, मैं सबसे आग्रह करूंगा, आ जाइए दिल्ली हाई कोर्ट, मेरी PIL चल रही है, आप भी उसमें इंटरवेंशन करिए, अपनी बात वहां के रखिए। दूसरी बात ये, अरे भैया,
हमारे पास दुनिया का मात्र 2% जमीन है खेती के लिए, पानी पीने वाला मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। मैं 20% क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। आप आधार के वेबसाइट पे जाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जैसे ये टिक टिक कर रहा है ना पॉपुलेशन वाला, ऐसे आधार का जो आंकड़ा वो भी टिक टिक करता रहता है, बढ़ता रहता है, कितने आधार बने कितने आधार बने। 124 करोड़ से ज्यादा मनीष जी आधार बन चुके हैं, और मैंने 50 से ज्यादा गांव में सर्वे किया है। एक हमारी पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 100% लोगों के पास आधार है। जनरली ये देखा गया कि करीब 20% लोगों के पास आधार नहीं है। तो 124 करोड़ लोग आधार वाले हैं, 20% बिना आधार वाले हैं, तो टोटल आप उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर भी निकाल दीजिए तो जनसंख्या हो जाती है लगभग 150 करोड़ के आसपास। जमीन 2%, पानी 4%, और जनसंख्या हो गई दुनिया की 20%। आप चाइना से कंपेयर करिए, हमारा क्षेत्रफल चाइना का मात्र लगभग 1/3 है, और जो जनसंख्या वृद्धि की दर चाइना की 3 गुनी हो चुकी है। चाइना में इस समय 11 बच्चे पर मिनट पैदा हो रहे हैं, और भारत में आप देखिए टिक 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 चलता चला जा रहा है, 33 बच्चे पर मिनट पैदा हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हवा के लिए, पानी के लिए और जगह के लिए पूरा ऐसी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, खून खराबा शुरू हो जाएगा, रहना तो एक एक बूंद के लिए वो जारी है। बिल्कुल। मसूद हाशमी साहब, सियासत क्यों हर चीज में हिंदू मुसलमान ऐसा चश्मा लगाकर देखना और उसमें एक तरह से उकसाने की, उन्माद की बातें करना, आपको नहीं लगता कि ये सरकार और सरकार की नीयत पर सवाल उठाकर आप भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, हम सब चाहते हैं कि कंट्रोल हो, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान करके क्या? मैं वही बता रहा हूं आपको। हम बहस उन विषयों पे कर रहे हैं जो हमारे बस में नहीं है, और जो हमारे बस में है उसके बारे में हम सोचते नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, और कुछ इलाके जो हैं वो कहत से और सूखे से परेशान हैं। नहीं, इन सारी बातों पर भी इन बातों पर बात क्यों करेंगे हम? पैनल में बात ही नहीं होगी। मसूद साहब एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, सर सचिन भल्ला उनको उनकी बात रखने दीजिए आप। सचिन भल्ला, मैं कोई अजीबोगरीब मुसलमानों की तरह ये नहीं कहूंगा कि ये हमारे खिलाफ है या ऐसा है वैसा है। हम चूंकि हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर कंट्रोल हुई है, उसके अंदर कमी आई है, बाकी लोगों की पॉपुलेशन हमारे मुकाबले में बढ़ रही है। ये आंकड़े समर्थन करेंगे। तो आप ये मान लीजिए ना, आप इसको सियासत और हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों बता रहा हूं क्यों आता है? वो इस वजह से आता है क्योंकि बदकिस्मती से पिछले 6 साल से भारतवर्ष में एक ऐसी सरकार राज कर रही है जिसकी नीति ही सिर्फ हिंदू मुसलमान की है, देश ने चुना, जिसकी नीति ही सिर्फ हिंदू मुसलमान की है, और वो तमाम की तमाम बातें वो करती है। देखिए मसूद हाशमी, जनाब आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या जवाब है? आप केवल वो तर्क दे रहे हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। जब सरकार, अतीत भूलिए, सरकार की नीयत है कि भारत को एक अखंड, प्रचंड और ताकतवर देश बनाना है। नागालैंड को अलग झंडा, अलग पासपोर्ट नहीं दिया गया, तो उन्हें 14 अगस्त को एक ही लाइन कहूँ, नागालैंड आप एक ही लाइन कहूँ, मसूद जी एक सेकंड, एक ही लाइन, अश्विनी जी बातों पे भी मसूद जी एक सेकंड, मसूद जी एक सेकंड, भल्ला जी एक सेकंड, भल्ला जी, अरे भल्ला जी आप आप अपना टाइम वेस्ट मत लीजिए। मनीष जी एक सेकंड, मसूद, इस देश में कुछ ऐसे प्राणी, विचित्र प्राणी हैं जिनको अगर कल मोदी सरकार ये कह दे ना ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए अच्छा है, तो ये नाक पकड़ के सुसाइड कर लेंगे, बोलेंगे हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। ये जो भी मोदी कहता है, क्योंकि मोदी की तरफ से है, चाहे अच्छा हो उनके भले में भी हो, ये अपना सुसाइड यहाँ पर सियासत नहीं, यहाँ पर सियासत नहीं। मैनिफेस्टो में इन्होंने बोला 2 लाख नौकरियां बहुत देंगे। पूनावाला जी ने, आप कहां से कहां भटकाइए मत, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। प्रोफेसर संजीव तिवारी हर चीज को सरकार की नीयत पर शक करना, भल्ला जी कितने बच्चे पैदा हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना क्या हासिल करना चाहता है? ये बोले नहीं रोक पाएगा, आप रुकिए, आप रुकिए, सहमत है, बोले कोई रोक नहीं पाएगा। अनगिनत आदिक साहब, मनीष जी
आप रुकिए एक मिनट प्रोफेसर तिवारी आपसे सवाल लेने के पहले हाजिक साहब आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। नबी पाक को एक बेटी थी, ये पता है आपको? एक नहीं 4 बेटी थी। कैसी बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुलसूम, हजरत फातिमा, हजरत जैनब और आप तब के और अब की बात में मैं कह रहा हूं कि आप जिस इस्लाम और अगर आपको मुल्क से प्यार है तो ये समझिए आधा इस्लाम ये कहता है कि आप जिस मुल्क से जिस वतन से मोहब्बत, मनीष जी मैं वो आधा इस्लाम मनीष जी इसमें मजहब का सवाल नहीं। देखिए एक मिनट हाजी साहब एक मिनट के लिए देखिए सवाल धर्म का नहीं है, सवाल पंथ का नहीं है। हाजी साहब 370 का सबने समर्थन किया, लेकिन आप 118 जो हिमाचल में आपने अलग धारणा रखी है। सवाल धर्म का नहीं है, लगकर रखी उनको बोलने दीजिए, उनका समय। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल संसाधनों का है। हाजी साहब आपने पानी के अरे यही तो कारण है जिसको लेकर मसला बना हुआ है। दिल्ली राजधानी दुनिया की राजधानी है जहाँ पानी महत्व नहीं है। हाजिक साहब, प्रोफेसर तिवारी देखिए मैं ये कह रहा हूं सवाल धर्म का नहीं है, पंथ का नहीं है, सवाल संसाधनों का है और जनसंख्या के बढ़ने का है। यूएन प्रोजेक्शन के हिसाब से 2017 का प्रोजेक्शन है, 2024 में हम चीन को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। 2027 में 24 में भी है। 17 का जो प्रोजेक्शन है 24 का है और 18 का जो प्रोजेक्शन है वो 24 का है। दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जहां तक सवाल पैदा होता है, अभी बता रहे थे उपाध्याय जी कि 18% पॉपुलेशन, ये 20% बता रहे थे, सिर्फ 2.4% वर्ल्ड के लैंड मास के ऊपर डिपेंड है। 4% आपके पास टोटल जो है वो जल संसाधन है। अब जहां तक सवाल पैदा होता है कि अगर विश्व में हम हंगर को देखें, हम भूख को देखें, एक मिनट मनीष जी मुझे पूरा कर दे दिया जाए। 119 देशों में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2018 का, उसमें अगर देखें तो भारत का स्थान 103 है। और आने वाले सिर्फ 10 सालों ये चीजें आने वाले 10 सालों में ये आज क्यों पागल बना रही है भारत की जनता आपको जरूरत ये है जनसंख्या को नियंत्रित करने की। सचिन बल्ला मुद्दे को मत भटकाइए। की जनता को बरगला नहीं रहे, भारत की जनता की समस्याओं के समाधान का निदान बता रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं आपकी तरह। हम धर्म के नाम पे पार्टी है, आप देश के बुला के आप जनसंख्या में लड़ रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, आप हर जगह फेल जा रहे हो। आप रोज एक नया मुद्दा देखिए, आपको लग रहा है ना आबादी आरडीएक्स की तरह है, आपके पास जवाब नहीं। अगर उस पर सरकार सोच रही है तो आप सकारात्मक जवाब। हम भारत गलत नहीं सोच रही, भारत की जनसंख्या में हम कानून देश में सब रहते हैं, जो मुल्क में रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहना चाह रहा है हर बंदे के लिए अलग अलग हमने जोड़ा है। हम तो कह रहे हैं पूरे भारत मेरी बात सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून होना चाहिए। आप उपाध्याय जी एक चीज बताइए। सचिन बल्ला आप अपना टाइम ले रहे हैं। सचिन बल्ला आप अपना टाइम ले रहे हैं। प्रोफेसर तिवारी, क्या उसमें एक समुदाय के धर्म को रोकने की बात है? तिवारी, एक समुदाय से आपको खतरा है। परिवार नियोजन भी एक मानवाधिकार है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म चर्चा और बहस जारी है। प्रगति और राष्ट्रवाद की बात आए जी, इतना ही नहीं तो अब बात चर्चा चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हां, ये एक ऐसा कानून जहां पर सब एक बराबर होंगे, इसी को लेकर एक विशेष समुदाय को फिर से डर लगने लगा है। आखिर वो डर क्यों, इसी बात पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, शहजाद आपके पास भी आऊंगा। गोपाल जी, जो भी कानून और जो अगस्त में कानून की एक नई क्रांति की बयार और फिजा बह रही है, उसमें एक विशेष समुदाय और खासकर मुस्लिमों को डर लग रहा है। देखिए, ऐसा बात नहीं है मनीष जी। आप 3 तलाक की बात जब लेके दे जाएंगे, कई लोग, केवल कुछ आका लोग जो जनता को डराते, देखिए ऐसा बात नहीं है मनीष जी। आप 3 तलाक की बात जब लेके दे जाएंगे, कई लोग, केवल कुछ आका लोग जो जनता को डराते थे, उस समुदाय के लोगों को डराते थे, वह लोग उसको अपोज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अभी कई सर्वेज आए हैं जिसमें उस पूरे समुदाय ने, खासकर महिलाओं ने 3 तलाक के
पूरे बदलाव को, कानून को बहुत उसका स्वागत किया। तो ऐसा हमें बताइए ना, कौन सा ऐसा कानून हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ये ला रही है जो किसी एक समुदाय के लिए है। जितने भी कानून है वो सभी के लिए बराबर से लागू जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर। हार्दिक साहब, डर इसलिए लग रहा है कि 3-3 शादियां नहीं कर पाएंगे आप, हलाला नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डर है आप लोगों को। नहीं, अभी तो किसने कहा, अभी तो कानून के बनाने की बात ना होगा। हलाला जो लोग करते हैं वो मुजरिम हैं, बलात्कारी हैं, गलत लोग हैं। नंबर 2, 3 शादियों के आपके संज्ञान में पूछना चाहता हूं कि एक आदमी आप बिठा के बिठा दो, 3 बीवियां, एक बीवी लोगों पर है, ये तो जबरदस्ती का। हाँ, कुरान ने इजाजत दी है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस पर कैसे मैटर है, कैसे मैटर है? एक साथ आप बता दीजिए, पर्सनल लॉ बोर्ड लाके दीजिए। अगर इस देश का एक संविधान है तो कानून मजहब से क्यों? कानून मजहब से कितने लोगों ने कोर्ट में केसेस किए महिलाओं ने? उसमें भारत के संविधान ने इजाजत दी है कि आप अपने मजहब के एतबार से इस मुल्क में रह सकते हैं और इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो फिर जब एक सेकंड, इन्होंने संविधान का उल्लेख किया तो मैं कुछ तथ्य दर्शकों को देना चाहता हूं। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड नामक चिड़िया, जिसको राशिद अल्वी बता रहे थे कि मुसलमानों को डराने के लिए है, इसके बारे में मैं आपको 3-4, गोवा में जब से गोवा बना तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है और कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही। रुक जाइए, सुनिए। नेहरू जी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, ये रोमिला थापर नामक इतिहासकार कहती है, ये इनके साइड की इतिहासकार है। आंबेडकर जी पर्सनल लॉ के खिलाफ थे, संविधान निर्माता इसके खिलाफ थे। दोनों ने मिलकर हिंदू कोड बिल इसलिए लाया ताकि हिंदू लॉ में रिफॉर्म हो, पर मुस्लिम कोड बिल नहीं लाया क्योंकि आपको पता है क्या हो जाता है। और मैं आपको एक और अच्छा बात बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो ऑलरेडी लागू है हमारे देश में। क्या मुसलमान कोई क्राइम करता है और हिंदू आप कोई क्राइम करोगे तो अलग अलग कानून है? अब मुझे क्या पत्थर मारेंगे और आपको फांसी की सजा है? नहीं, क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म है। तो सिविल कोड में इनको आपत्ति इसलिए है क्योंकि वोट बैंक और सिविल बाबा साहब अम्बेडकर के जमाने में आपसे बड़े दानिश्वर थे बाबा साहब। सुनिए ना, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, सवाल एक संविधान का ही है। आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड नामक चिड़िया को डाला गया। बीजेपी तो थी नहीं संविधान सभा में, किसने डाला? जो आपको डर लग रहा है तब आपको डर नहीं लगा। गोवा में आ गया, आपको डर नहीं लगा। देखिए, आपसे बड़े विद्वान ने कहा तब डर नहीं लगा। आप नहीं जानते, इससे लागू करना चाहते हैं। हार्दिक साहब, जनसंख्या मीटर देखिए, 1,25,000 लोग पढ़े मरते मरने वालों की भी यही कहां से आएंगे वो सारी मूलभूत सुविधाएं? क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है या नहीं है? हाँ या ना? मनीष है? तो फिर सिविल में क्या प्रॉब्लम है? शहजाद एक मिनट रुकिए, पर्सनल आजादी है तो ये संविधान में 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 में लिखा है संविधान में। हाँ। इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले नहीं बनाया था। कोई ये नहीं बता रहे। एक मिनट यहाँ पे पैनलिस्ट, इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है? संविधान सभा में एक बार सुन लीजिए भाई साहब, अरे जरा थोड़ा दर्शकों को थोड़ा सुनने दीजिए। ये बताइए ना, मुसलमानों के खिलाफ है। 300 लोगों ने मिलकर संविधान को बनाया। उस संविधान में नेहरू जी थे, पटेल जी थे, मुखर्जी साहब थे, रफी अहमद किदवई थे, सर सैयद अहमद खां थे, मौलाना कलाम थे, मौलाना आजाद कलाम थे, नेहरू जी थे, 300 लोग थे और उसमें 75 लोग ऐसे थे जो संविधान के भी जानकार थे, कुरान के जानकार थे। उन्होंने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं किया। आज जिनको कुरान की एबीसीडी भी ज्यादा नहीं पता, वो आज की डेट में कहते नहीं जीते हमारे सरिया के खिलाफ हो गए। कैसे सरिया खिलाफ हो गई? तो नहीं कहा। अरे मौलाना कलाम, आपको राशिद अली भी कह रहे हैं मुसलमान डर गए, आप मुसलमान डर रहे हैं। आदमी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बार सुनिए, जो आदमी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है वो संविधान का अपमान कर रहा है, अम्बेडकर का विरोध कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में मौलाना कलाम का मुल्क में मुसलमान संविधान के निर्माताओं का विरोध हो रहा है। सचिन बल्ला
आप ब्रेक के पहले चीख चीख कर कह रहे थे सब गलत है। आप जनसंख्या मीटर आपने देखा या नहीं? जनसंख्या मीटर देखा या नहीं? सचिन भल्ला, आपने जनसंख्या मीटर देखा या नहीं? किस बात की आपत्ति और विरोध कर रहे हैं आप? आपत्ति किसी चीज की नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आप मानिए ना कि ये गलत मुझे लग रहा है इन्होंने जबरदस्ती जो नसबंदियों का दौर चला था इंदिरा जी के टाइम पे, मुझे लगता है बीजेपी के टाइम पे भी ऐसे जबरदस्ती पकड़ के इन्होंने नसबंदी एक बूंद पीने को पानी इस ढंग से लग रहा है। एक बूंद पीने को पानी नहीं, सीधी बात नहीं करते। मुझे लग रहा है जो सबक सिखा देगी अगर ऐसा कोई सर अभी आपने अभी मुस्लिम की बात करी, इंदिरा जी 1977 में हारी है, हिंदू औरत थी इस देश की जनता की उसको डीएम भाग रहा है, एसडीएम समझ पे इसका मतलब बीजेपी से प्रभावित है, मुझे कोई किसी से प्रभावित, आपके पास क्या सबूत है वो प्रभावित है? अगर वो बात कर रहा है जो मुल्क के हित में है, सचिन भल्ला चीख पुकार से कुछ नहीं होगा, चीख पुकार से कुछ नहीं होगा, चीख पुकार से कुछ नहीं होगा। मसूद हाशमी क्या शरिया भारत के संविधान से ऊपर है? जी जो अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातें हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ और यहाँ मुसलमानों को रोका गया तो मुसलमानों को रोकने के लिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑफर किए गए, लेकिन आज क्या बकवास है भाई? ये कौन है भाई? सही बात है, रुके मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, वाह मुस्लिम देश छोड़ के मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए रुके। यहाँ ऑफर भी मत बोलिए कि आप बिल्कुल झूठ दयनीय स्थिति है। प्रोफेसर तिवारी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो तुष्टीकरण खत्म होगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म होगी। प्रोफेसर तिवारी सिविल कोड सबसे पहले ना यहाँ से शादी करना डर लगा। मसूद हाशमी दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति। मसूद जी दयनीय स्थिति है। सीखना नहीं है, सीखो मत। तिवारी जी एक सेकंड, इनको बता दीजिए, एक सेकंड रुकिए तिवारी जी, तय कर लीजिए पहले कौन बोलेगा। एक सेकंड, ये आगे बीच में अरे इनको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सचिन भल्ला, ये आप तय नहीं करेंगे, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे कौन बैठेगा कौन नहीं। शहजाद पुनावाला आप बोले, मेरा नाम लिया सब मेरे शहजाद पुनावाला। अरे सुनिए हाजिक साहब रुकिए, मैं सबको बता दूं, खासकर यहाँ पे मसूद जी और हाजिक साहब को, यूनिफॉर्म सिविल कोड डज नॉट मीन हिंदू सिविल कोड। नहीं, वो तो सबके लिए हिंदू सिविल कोड नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म बोलिए, यूनिफॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेहरू जी ने इसको एंडोर्स किया, अब नेहरू जी आपके चाचा ने एंडोर्स किया तो आप तो खुश रहेंगे ना, डरिए मत। आपके भी तो जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए होता तो पाकिस्तान चले जाते, यहाँ पे सेकुलर लॉ चाहिए इसलिए हम रुके। अगर आपको आज भी इस्लाम का कानून चाहिए तो पाकिस्तान के रास्ता खुला है। देखिए बहस को भटकाइए मत। तुम लोग तिवारी पाकिस्तान तुम लोग पाकिस्तान का यहाँ पर आपने क्या हार्दिक साहब आप रुकिए, विद्वान आदमी आप। ये पूछना चाह रहा प्रोफेसर तिवारी, सचिन भल्ला सबका है, आप रुकिए। प्रोफेसर तिवारी, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ, आप मुस्लिम लॉ चाहते हैं और मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। सचिन भल्ला आपके ऊपर डिबेट मैं चला रहा हूँ, आप नहीं। प्रोफेसर तिवारी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो क्या तुष्टीकरण, वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स खत्म होती नहीं दिख रही है आपको? निश्चित रूप से खत्म होती हुई दिख रही है, और तो लोगों की दुकान बंद होती दिख रही है, इसलिए पुकार है। इसीलिए लोग परेशान हैं और इसीलिए नहीं चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि यह कानून 1937 में लाया गया था, 1937 में,
स्वतंत्रता मुस्लिम प्राप्ति पर्सनल लॉ के की आप फिक्र मत कीजिए तिवारी साहब, मैंने आप अपनी बात कीजिए। और रिफॉर्म करनी होगी हम रिफॉर्म करेंगे, आपसे रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसको जवाब दीजिए आप। पर्सनल बोर्ड उसको छोड़ दीजिए। आपका शोरूम क्या है? अपनी जनता रिफॉर्म कराएगी, देश को जनता रिफॉर्म कराएगी। सती हिंदू में थी, मसूद हाशमी हम चाहते हैं बहस, मसूद हाशमी महिलाओं का किस तरीके से शोषण शोषण कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कानून ऐसा रहे कि महिलाओं का शोषण हो, महिलाओं को अधिकार न मिले, और किस तरीके से आप दबाना चाहते हैं। फिर मैं अश्विनी उपाध्याय पे आऊं। बात पूरी कर लूं भाई, मैं कह रहा हूं आपत्ति है, ये चाहते हैं कि हिंदुओं को पाकिस्तान भेज दिया जाए, ये बार बार यही कह रहे हैं हिंदुओं को। हाँ, ये चाहते हैं, और गद्दार मुसलमान हिंदुस्तान में बैठे। देखिए हमसे ज्यादा इस बहस को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें, आप बहस को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। मेरा एक सवाल है, दोनों पैनलिस्ट से मेरा एक सवाल है, आराम से तिवारी जी छोड़िए। आप और हाजी साहब, हाजी साहब कह रहे हैं गलत बयान नहीं, हाजी साहब से एक सवाल, एक मैं लास्ट खत्म करूंगा। इन्होंने आरएसएस का नाम लिया, जिक्र किया। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे भी होगा। मैं मिनट आ जाऊं, मैं बता रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट के साथ आया हूं। देखिए मनीष जी, अगर ये नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। ये आरएसएस का उन्होंने नाम लिया, और इन्होंने कहा कि आरएसएस के चीफ ने कहा, मोहन भागवत जी ने, माननीय मोहन भागवत जी ने, बच्चे पैदा करो, इन्होंने ये कहा। अब मैं पूछना, मैं सिर्फ आप ही इसको सीरियसली ले रहे हैं। एक मिनट सनाज भाई, आरएसएस का जो रिजोल्यूशन है अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल 2015 में, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि reformulate the national population policy keeping in the mind the projection of the country's population for the next 50 years and the available resources to meet the need of the तिवारी जी इसके कोड पे इनकी जनहित आपकी जानकारी में नहीं है, और इस तरह से गलत बयानी आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी के आधार पर आपकी आवाज ये बता रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, हाजी साहब, संविधान ऊपर है या शरिया ऊपर है? देखिए, संविधान देश का, हमें संविधान ऊपर है या शरिया ऊपर है? हाँ या ना में एक इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, जवाब नहीं दे सकते, पता है क्या, ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते, ये गलत बयानी करेंगे, ये गलत बयानी करेंगे। मसूद हाशमी बोलने वाले भी लोग हैं। राजनीतिक संविधान पर है, संविधान, एक विधान, एक कानून होना चाहिए। हादिक साहब धीरज। 1973 में जब कांग्रेस की लुटिया डूबने लगी, जैसे आज लगभग डूबी चुकी है, उस समय भी यही पोजीशन थी, डूब रही थी, तो एकाएक इंदिरा जी को ख्याल आया क्या करूं, उन्होंने एक एनजीओ बनवाया, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये गलत बयानी प्लीज सुनिए, सुन लीजिए, गलत है तो उनके टाइम पे और मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, वेबसाइट आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वो एक एनजीओ है कि नहीं। 1973 में रजिस्ट्रेशन, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको लॉयर है, उनको पता है, हमारे पर्सनल है, वो हमारे संविधान को मानते नहीं है, और दूसरों पे मसूद हाशमी, एक देश एक कानून की बात है, एक देश एक कानून की बात है। मसूद हाशमी, अश्विनी उपाध्याय अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। मसूद हाशमी, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, स्टॉप फॉर अ मोमेंट। आप रुकिए मसूद हाशमी, आप रुके। अगर ये पर्सनल लॉ बोर्ड वास्तव में, एक बार प्लीज सुन तो लीजिए, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, पढ़े लिखे बोर्ड को अलग कर दीजिए। हाँ, दिखने पढ़े लिखे लगते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड अगर एंटी मुस्लिम है तो आज तक कोई फतवा क्यों नहीं इश्यू हुआ कि भैया इसको इस्लाम से खारिज करो? क्यों लोग उसके बैठे हुए? हमने 3 तलाक की पीआईएल फाइल किया, पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया।
हमने हलाला के खिलाफ फाइल किया, पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, हमने पॉलीगैमी और कहते हैं 3 तलाक हमारे इस्लाम का हिस्सा, कहते हैं बहुविवाह हमारे इस्लाम का हिस्सा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, क्योंकि यहाँ पर अब चर्चा जो है बहुत गर्मा गर्म होती जा रही है। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। Powered by Godrej Air Pocket Happy Bathroom और इस्लाम फॉलो करता है। जी हाँ, बात हो रही है कि आखिर जनसंख्या और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इतना हाहाकार और बवाल क्यों मचा है, एक विशेष समुदाय इसको लेकर क्यों तिलमिला रहा है। गोपाल अग्रवाल साहब, क्या जनसंख्या नियोजन नियंत्रण को लेकर कोई कानून लाने का विचार है? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कल लाल किले से कहा है, उसमें केवल यह बात कही है, उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें देश की जनता को स्वयं रूप से अपनाना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन था, जनता का मूवमेंट जो बन गया, उससे कितना बड़ा बदलाव हो गया। हर चीज सरकारी कानूनों से नहीं होती। उसी प्रकार अब जल को बचाने की इतना बड़ा जन आंदोलन की बात की है। 2 अक्टूबर को वन टाइम यूज प्लास्टिक को खत्म करने की बात की है। और ऐसी जनसंख्या नियंत्रण पे भी लोगों को अपने साथ सोचना चाहिए। इन चीजों का स्वयं निर्णय ले तो जनता बेटर है। और ये अवेयरनेस से बहुत सारी चीजें होती है। पहले कि आप गोपाल अग्रवाल जी का जवाब दें, जनसंख्या नियंत्रण मीटर हम दर्शकों को दिखाते हैं, नुकसान तो उसी की बात होती है। जनसंख्या नियंत्रण मीटर दिखाया जाए, लगातार उसकी रफ्तार, आप अगर उसकी रफ्तार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर ये कितना बड़ा नासूर है। ये किस तरह से आरडीएक्स के रूप में हमारी बुलंदी, हमारी ताकत को कमजोर कर रहा है। तो अश्विनी जी, आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2 एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि दिल्ली में जब 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, जैसे गाजियाबाद नोएडा में एंटर करते हैं छोड़ निकाल देते हैं। बहुत सारे लोगों देखा कि वहां सीट बेल्ट बांधते हैं, कार चलाते समय बाहर आते ही छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कठोर कानून। और दूसरी बात ये मैं नहीं कहता अनंत काल के लिए कठोर कानून चाहिए ना, एक 15-20 साल के लिए एक बार कानून बन जाएगा। कठोर कानून बनना इसलिए जरूरी है कि जब तक कठोर नहीं होगा, आप जब तक राइट टू, आप इनका वोट का अधिकार, इनका राशन कार्ड, इनका जो है आप बिजली का कनेक्शन नहीं, तो आप प्रोत्साहन के लिए क्या कहते हैं? जिसका छोटा परिवार है, आप उसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे? छोटा परिवार हो, आप उसके बिजली के बिल में आप 10% उसको दीजिए, उसकी फीस 10% आप उसको कम कर दीजिए, उसके आप ट्रेन के टिकट में 10% डिस्काउंट दीजिए। इस तरीके से जो लोग हम दो हमारे दो का पालन करें और जिन शादीशुदा लोगों उनको आप प्रोत्साहन दीजिए। और जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं बीच में उचक उचक के, ऐसे लोगों के बच्चे नहीं होंगे, ये जो हम दो हमारे 10 के समर्थक है, कुदरत पे उसको कुदरत पे ऐसे लोग क्या करते हैं, पोलियो की दवा भी पीने देते हैं। पढ़े लिखे इंसान है मसूद साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भगवान भरोसे, कुदरत भरोसे, अल्लाह की देन, ये क्या बात कर रहे हैं आप? किस युग में जी रहे हैं आप? 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। अरे ये पोलियो की दवा नहीं पीने देते, ये पोलियो की दवा नहीं पीने देते, आपस में लड़ने के लिए बैठी है, चाहे जिसके 2 बच्चे हुए उसके बच्चे कभी जिंदगी में मरेंगे, प्रवक्ता बैठा है, ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इनके बच्चों को इनको लेकर। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे ये लग रहा है मसूद हाशमी करेगी किस तरह से वो बच्चे मर जाते हैं, किस तरह से वो ऑक्सीजन से देश को गुमराह किया, देश कर रहा हूँ मैं, करने का 2 बच्चे हो जाएंगे, 2 देश को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। ये कानून मसूद हाशमी, जनाब मसूद हाशमी, तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी 1 मिनट रुकिए, तिवारी जी का नाम नहीं ले रहे, बोलने नहीं देंगे और देश की तिवारी जी करेंगे, यही अच्छी और यही सर ये मैं एक सेंटेंस में क्लोज करूंगा। ये जिस तरीके से लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जिस दिन अगर मोदी जी ने कह दिया लैट्रिन के बाद हाथ धोना जरूरी है, पूरा भरोसा। कश्मीर मुद्दे को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है।
यूएन में चीन की मांग को लेकर बैठक जारी है। सचिन बल्ला रुकिए आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर